Hello students, today we are going to read chapter number 5 of class 10th Chemistry in Everyday Life. As we all know, chemicals play a main role in our daily life. Even all our physiological processes are also processed by the chemical. Chemistry in Everyday Life. इसका मतलब है कि हम अपने आसपास जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें कहाँ कहाँ केमिस्ट्री का यूज हुआ है या फिर कहाँ कहाँ केमिकल्स का यूज हुआ है। हम हमारे उठने से लेकर सोने तक जो अलग अलग चीजें यूज करते हैं उन सब में कहीं ना किसी तरह के केमिकल्स का यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बिना केमिकल्स के हम अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो सोप और डिटर्जेंट हम हमारे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो भी किसी केमिकल का ही हिस्सा है। व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है या फिर व्हीकल की जो बैटरी का कवर होता है या उसमें डाला जाने वाला एसिड, ये सब किसी ना किसी केमिकल से ही बने हुए होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में यूज होने वाला फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वो भी अपने आप में एक केमिकल ही है। ऑलमोस्ट हर चीज किसी न किसी केमिकल की बनी हुई होती है। टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज में केमिकल का काफी ज्यादा यूज होता है। मेडिसिन जो हम किसी न किसी बीमारी के लिए अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो भी केमिकल्स का बना हुआ होता है। फूड प्रिजर्वेटिव भी एक तरह का केमिकल ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है। फूड प्रिजर्वेटिव वो केमिकल होता है जो खाने को लंबे समय तक बिना खराब हुए रखने के काम में आता है। यहाँ तक कि खाने में टेस्ट देने के लिए यूज होने वाला टेस्ट इंड्यूसर भी अपने आप में ही एक केमिकल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्ट इंड्यूसर क्या होता है। टेस्ट इंड्यूसर वो होता है जो आपके खाने को आपकी इच्छा अनुसार टेस्ट दे दे। जैसे अगर किसी चीज को मीठा बनाना है तो उसमें हम आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनमें से कुछ को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है एसिड। एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है शोर, यानी कि टेस्ट में जो खट्टा होता है। एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो श्योर टेस्ट वाले होते हैं। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते लेकिन हमें पता लगाना होता है कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, तो उनके लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक हो या बेसिक हो उसके नेचर का पता लगाते हैं। तो हम यहाँ पर जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक तो ब्लू लिटमस पेपर एंड दूसरा रेड लिटमस पेपर। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देंगे, यानी कि जब हम किसी ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड के अंदर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू से कन्वर्ट होकर रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में विनेगर कहते हैं। टार्टरिक एसिड जो टर्मरिन यानी कि इमली के अंदर पाया जाता है। एस्कार्बिक एसिड जो कि ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे स्टोमक में भी एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कहते हैं। फॉर्मिक एसिड ये अंट स्टिंग में पाया जाता है। जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो हमने देखा है कि वहां पे रेड कलर हो जाता है एंड हल्की सी इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो उस रेड कलर और उस इन्फ्लामेशन का जो कारण होता है वो होता है उस अंट के स्टिंग में जो फॉर्मिक एसिड होता है वो। नेक्स्ट जो है वो हमारा है बेस। बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं। अगेन हर बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर से हमें लिटमस पेपर का यूज करना पड़ेगा। बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके इस बुक में दिए गए हैं बेस के वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम जानते हैं कि जितने भी एसिड एंड बेस होते हैं वो दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर किसी एसिड या बेस के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि ये एसिड या ये बेस डाइल्यूट इन नेचर है। अगर किसी भी एसिड या बेस के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है और उस एसिड या बेस की क्वांटिटी ज्यादा है तो हम कहते हैं ये एसिड या ये बेस कंसंट्रेटेड इन नेचर है।
Our next topic is salt. जब भी किसी एसिड या बेस को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो उससे हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल HCl और NaOH का जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NaCl और H2O मिलता है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी एसिड या बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को मिलाकर कोई सॉल्ट बनाया जाता है तो हम कहेंगे कि जो सॉल्ट बना है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। सेम अगर किसी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर कोई सॉल्ट बनाया जाता है तो हम कहेंगे इस सॉल्ट का नेचर कैसा होएगा, बेसिक। जितने भी सॉल्ट होते हैं उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका आप एक सीधा सा एग्जांपल अपने घर के रसोई में जो नमक मिलता है, नॉर्मल जो नमक है NaCl है, आप उसको यूज करके देख सकते हो। हमें पता है कि वो नमक काफी गर्म करने के बाद भी पिघलता नहीं है, यहाँ जब पिघलेगा ही नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे भी उसका बहुत हाई होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. यानी कि किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूला के अंदर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट वाटर मॉलिक्यूल है वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। इसमें जो एग्जांपल है Na2CO3 10H2O, यह हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, एनहाइड्रस सॉल्ट कॉपर सल्फेट। इसमें CuSO4 5H2O, इस फॉर्मूला के अंदर 5H2O का मीन्स कि इसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर नेचर के अंदर पाए जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरेनियस थ्योरी। अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी थी। यहाँ हमें उनमें से 3 डेफिनेशंस पढ़नी है। अरेनियस थ्योरी जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वह आयनाइज्ड हो जाता है, यानी कि वह H+ और OH- आयन में टूट जाए। तो अगर वह सब्सटेंस उस सोल्यूशन के अंदर H+ आयन देता है तो अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो एसिड है। सेम अगर किसी एक्वस सोल्यूशन में कोई सब्सटेंस OH- आयन देता है तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बेस होता है। जैसे कि अगर हम अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो H+ आयन देते हैं। जैसे अगर हम HCl की बात लेते हैं तो जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है और H+ और Cl- आयन में टूट जाता है। सेम H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो जब इनका एक्वस सोल्यूशन हम लेते हैं तो उसके अंदर ये H+ और SO4- के रूप में दिखाई देते हैं। अरेनियस बेस की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंप्लीटली आयनाइज रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और OH आयन देते हैं। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो वैसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं, यानी कि पूरी तरह से वो H+ और जो भी उनके इंग्रेडिएंट्स है उसमें टूट जाए, तो वो ऐसा एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, H2SO4 है, और ऐसा एसिड अगर उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं और वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है तो वो वीक एसिड कहलाता है। जैसे कि एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अगर इन एसिड का हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसमें से ओनली 5 to 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ही आयोनाइज होते हैं, इसलिए इनको वीक एसिड कहते हैं। सेम अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की बात करते हैं तो इसी तरह से हम उनको भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली OH- और उसका जो भी इंग्रेडिएंट है उसके अंदर टूट जाता है या आयोनाइज्ड हो जाता है
तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो टोटली Na+ और OH- के अंदर टूट चुका होता है, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन द अदर हैंड अगर हम वीक बेस की बात करते हैं तो जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है सेम ज्यादा मॉलिक्यूल्स लेने के बावजूद भी उसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो OH- और Mg+ के अंदर टूटते हैं, तो ये अपने आप में एक वीक बेस है। अर्हेनियस लिमिटेशन, जैसे कि हर थियरी की लिमिटेशंस होती है, इस थियरी में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो इसकी पहली लिमिटेशन है वो ये है कि ये थियरी सिर्फ उन एसिड और बेस को ही एक्सप्लेन कर पाता है जिसमें H+ या OH- आयन होते हैं। ये उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता जिसमें H+ और OH- नहीं होता है। जैसे कि अगर हम इस थियरी के अकॉर्डिंग क्लोरीन को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो सेकेंड लिमिटेशन है वो ये है कि ये थियरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही काम करती है। अगर हम बात करें कि किसी गैसेस स्टेट में या किसी सॉलिड स्टेट में किसी सब्सटेंस को एसिड है या बेस है ये हमें पता करना हो तो इस थियरी के अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट वर्क्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टैन-लॉरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो था जैन ब्रॉन्स्टैन एंड T.M. लॉरी के द्वारा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है एंड जो सब्सटेंस प्रोटॉन रिसीवर या एक्सेप्टर है वो बेस है। अब आप सोचते होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है या H+ को ही प्रोटॉन क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो H होता है उसमें एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास क्या रहेगा, एक प्रोटॉन, 0 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। यानी कि H+ कंडीशन में इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या यही वजह है कि H+ को प्रोटॉन कहकर बुलाया जाता है। तो ब्रॉन्स्टैन-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड कहलाते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्स्टैन-लॉरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे NH3+ H2O का। यहाँ पर हम देखेंगे कि NH3 H2O से एक H यानी कि एक प्रोटॉन लेकर NH4 बनाता है। तो NH3 जो है वो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो NH3 है वो यहाँ पर एज ए बेस काम कर रहा है। वहीं पर H2O अपना एक हाइड्रोजन NH3 को दे रहा है, तो H2O यहाँ पर एज ए एसिड काम कर रहा है। सेकेंड चीज जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वह यह है कि जब कोई सब्सटेंस या फिर जब कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करके जो चीज बनाता है वह कंजुगेट बेस होता है। यानी कि यहाँ पर H2O अपना एक H गंवाकर OH- आयन बनाता है, तो यहाँ पर OH- आयन जो है वो आपका कंजुगेट बेस है। सेम थिंग NH4 यहाँ पर एक प्रोटॉन आयन लेकर एक सब्सटेंस, अलग सब्सटेंस बनाया है, तो यहाँ पर NH4 जो है वो आपका कंजुगेट एसिड कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन एसिड कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बेस एंड द अदर हैंड after accepting proton base converted into conjugate acid। अर्हेनियस थ्योरी के ही तरह ब्रॉन्स्टैन-लॉरी कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन है, और इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एप्रियोटिक एसिड बेस, एग्जांपल CO2। अब आप सोच रहे होंगे एप्रियोटिक कंपाउंड क्या होता है। एप्रियोटिक कंपाउंड ऐसे एसिड और बेस होते हैं जो ना तो H+ लेते हैं ना ही H+ देते हैं। क्योंकि ना ही ये H+ दे रहे हैं और ना ही ये H+ ले रहे हैं, तो ब्रॉन्स्टैन-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है।